हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट एम्परर का एपिसोड नंबर 3। और अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलो फिर बिना वक्त जाए हमारे आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यांग और यांगजी के दरमियान फाइट चल रही थी, जिस फाइट को तो ये सब लोग भी देख रहे थे। शाओ को टीचर मोयन कुछ परेशान दिखाई दिए, इसीलिए वो उनसे सवाल करते हुए कहने लगा, टीचर मोयन आपको क्या हुआ, क्या आप इस बात को लेकर चिंता में है कि क्या यांग इस फाइट को जीतेगा या फिर नहीं। जिस पर तो मोयन भी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि यांगजी के पास भी काफी सारी हिडन स्किल्स हैं, इसी वजह से इन दोनों का जोड़ बिल्कुल बराबर का होगा। अरीना में मौजूद यांगजी ने भी कई सारे स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए उन्हें यांगजी की तरफ भेज दिया, जिन्हें तो यांग डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा यांगजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। और इसी तरह से उसने अपनी नाइट स्काई स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यांगजी को थोड़ा सा इंजर्ड भी कर दिया, जो देखकर तो यांगजी भी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आता कि यांग आखिर उसे किस तरह से हर्ट कर पाया, क्योंकि आज तक कोई भी उसे हराना तो दूर की बात हाथ भी नहीं लगा पाया। लेकिन यांग तो वो पहला पर्सन है जिसने तो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए यांगजी को घायल कर दिया, जिस बात से तो यांगजी को काफी गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से भड़कते हुए कहने लगा, कमीने तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही उसने अपनी 9 हेवनली यिन ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी मदद से तो वो अपने चारों तरफ एक एनर्जी बैरियर को क्रिएट कर लेता है और इसी एनर्जी बैरियर से बहुत सारी स्पिरिचुअल सोर्स निकलकर यांग की तरफ जाने लगी, जिनका सामना करने के लिए तो यांग बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उसने भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड गॉड रिथम टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और इसी टेक्निक की वजह से वो सारी की सारी स्वॉर्ड जो कि यांग पर हमला करने के लिए आ रही थी, अब सारी की सारी यांगजी की तरफ जाने लगी, जिनसे बचने के लिए तो यांगजी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से तो यांगजी घायल होकर जमीन पर गिर गया। और इसी के साथ डीन भी अनाउंस कर देते हैं कि इस मैच को यांग जीत चुका। अब यांगजी का बड़ा भाई यांग फेंग जो कि वहीं पर मौजूद था, वो अपने भाई को ऐसी कंडीशन में देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसी वजह से तो वो अरीना में आकर यांग को चुनौती देते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। यांग जो कि अपनी स्वॉर्ड गॉड रिथम टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा वीक हो चुका, वो अब इस कंडीशन में नहीं था कि मजीद एक और फाइट कर सके, जो बात तो शाओ को भी साफ साफ नजर आ रही थी। इसी वजह से वो यांग फेंग से मुकाबला करने के लिए अरीना में उतर चुका। यांगजी की तरह यांग फेंग के दिमाग में भी भूसा भरा हुआ था, इसी वजह से वो शाओ से कहने लगा, तुम जैसे कीड़े को हराने के लिए मेरी सिर्फ 3 टेक्निक से काफी होंगी। अब तो शाओ उसकी ये बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहने लगा, लगता है कि तुमने दिन में भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। वैसे भी अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि किसने किसे हराया। इससे तो बेचारे यांग फेंग की बेइज्जती होगी, इसीलिए वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए सीधा शाओ पर हमला करने के लिए आ गया। मगर शाओ तो अपनी जगह से पीछे की तरफ हटते हुए उसके इस हमले को डॉज कर चुका। साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपनी ड्रैगन फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे टॉर्नेडोस को क्रिएट कर दिया, जिनसे हिट होने की वजह से तो यांग फेंग पीछे की तरफ धकेला गया। इसीलिए वो किसी न किसी तरह से अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे टॉर्नेडोस को डिस्ट्रॉय कर देता है। यांग फेंग जिसकी तो बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होती जा रही थी, इसी वजह से तो उसने अपनी एयर स्टाइल ओपन माउंटेन टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया, जिसके इस्तेमाल करते ही उसके पीछे उसका एक स्पिरिचुअल क्लोन भी आ चुका था और उसने उसे लेते हुए सीधा शाओ पर हल्ला बोल दिया। मगर शाओ ने तो उसके इस अटैक को भी बड़ी ही आसानी के साथ अपनी ड्रैगन फायर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। लेकिन यांग फेंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो लगातार शाओ पर अटैक्स करने की कोशिश करता है। इस वजह से तो शाओ भी अब तंग आ चुका, इसी वजह से उसने फैसला किया कि वो अपने सबसे खतरनाक मूव का इस्तेमाल करेगा। जो सब सोचते हुए उसने अपनी डिवाइन फायर बॉडी टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद यांग फेंग भी अपनी एयर स्टाइल ओपन माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शाओ पर दोबारा से हमला करने के लिए आ गया। और उसके इस अटैक को तो शाओ ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। और इतना सब होने के बाद भी यांग फेंग को अकल नहीं आई और वो किसी पागल कुत्ते की तरह शाओ के पीछे पड़ चुका। शाओ जो कि जल्दी से जल्दी इस बेवकूफ से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, उसने अपनी ड्रैगन फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यांग फेंग की स्वॉर्ड को पकड़ लिया, जिसके बाद वो इतनी इंटेंस एनर्जी रिलीज करने लगा कि यांग फेंग उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इधर शाओ जो कि इंटेंस एनर्जी यूज करने की वजह से काफी ज्यादा वीक हो जाता है, वो काफी डिफिकल्टी के साथ अपने पाँव पर खड़ा था। मगर डीन को तो इस बात की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी, वो तो इस बात का वेट कर रहे थे कि आखिर कब शाओ भी जमीन पर गिरे ताकि वो इस मैच को ड्रॉ कर सके। मोयन को भी ये बात साफ साफ नजर आ रही थी, इसी वजह से वो डीन से सवाल करते हुए कहने लगा कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से विनर को अनाउंस करें। अब तो ना चाहते हुए डीन को भी शाओ को विनर अनाउंस करना पड़ा।
इसी तरह से आने वाली सारी फाइट्स में 9th क्लास ने 4th क्लास के मुकाबले में जीत हासिल की। यूं ही लगातार 4 मैच हारने के बाद टीचर शियाओ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका। इसी वजह से तो टीचर शियाओ अपने लास्ट स्टूडेंट जिसका नाम था शेंग मिंगयू उसे कहने लगे, शेंग मिंगयू मुझे इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस मैच को हारते हो या फिर जीतते हो, लेकिन तुम मेरी बात को याद रखना, तुम्हें अपने ओपोनेंट को बहुत बुरे तरीके से जख्मी करना है, यहाँ तक कि वो अपना बड़ा छोटा काम करने भी ना जा सके। खबीस टीचर का स्टूडेंट भी उसकी बात अच्छे तरीके से समझ चुका और वो उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि हाँ टीचर मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। 9th क्लास से इस बार फाइट लड़ने के लिए जाने वाला है मोयेन का छोटा भाई मू फेंगशियान। उसके अरीना की तरफ रवाना होते ही लिन शानयू मोयेन के पास आकर उससे कहता है, आज तो वैसे 4th क्लास ने हद ही कर दी, वो तो इस फाइट को जंग की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ठान ली हो कि आज तो या फिर वो मर के या मार के ही जाएंगे। मोयेन भी उसकी इन सारी बातों से एग्री करता था, साथ ही साथ उसे यहाँ पर ये फिक्र सताई जा रही थी कि उसकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल है, वो 2nd और 3rd क्लास के साथ फाइट कैसे करेंगे। दूसरी तरफ अरीना में आने के बाद शेंग मिंगयू भी अपने बाकी के क्लासमेट की तरह बड़ी बड़ी फूटे मारते हुए कहने लगा, मेरे साथी तुम लोगों से हार चुके होंगे, लेकिन ये मत सोचना कि मैं भी तुमसे हार जाऊंगा। मू फेंगशियान जो कि अच्छे तरीके से इस बात को जानता था ये बस बकवास कर रहा है, इसीलिए वो उसे जवाब देते हुए कहने लगा, अच्छा तो ऐसी बात है, अगर तुम मुझे हराने में कामयाब हो गए तो मैं सारी जिंदगी कभी भी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। इस पर शेंग मिंगयू उससे कहने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे। मू फेंगशियान उसे बताता है कि इसे एरोगेंसी नहीं बल्कि प्राउड कहते हैं और मैंने ये शर्त इसी वजह से लगाई है क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से बात मालूम है कि मैं तुम जैसे बेकार इंसान से तो कभी भी नहीं हार सकता। इस बात ने तो शेंग को गुस्सा दिला दिया, इसी वजह से वो फौरन से मू फेंगशियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका, मगर मू फेंगशियान ने तो एक एनर्जी पोल को क्रिएट करते हुए शेंग को पीछे की तरफ हटा दिया, जिसके साथ ही वो शेंग के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है, मगर ये तो शेंग की एक चाल थी क्योंकि वो खुद को कमजोर दिखाते हुए मू फेंगशियान पर अटैक करना चाहता था, जैसा कि उसने कर भी दिया। पर मू फेंगशियान को तो इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, इसी वजह से वो दोबारा से शेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका कि अचानक से शेंग ने शेडो ऑफ लाइफ एंड डेथ टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही वहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल पैनल्स भी अपीयर हो गए, जिन्होंने तो मू फेंगशियान को चारों तरफ से घेर लिया था। मू फेंगशियान अपनी 10,000 फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सारे अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था कि शेंग बोलते हुए कहने लगा कि मैं हार मानता हूँ। जो बात सुनकर तो मोयेन और बाकी के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने अचानक से यूं हार क्यों मान ली, जबकि टीचर शियाओ तो यहाँ पर एक डेविल स्माइल दे रहा था क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि उसके स्टूडेंट ने अपना काम कर दिया। तभी मोयेन को भी इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है, इसीलिए वो मू फेंगशियान से कहने लगा कि जल्दी से मेरे पास आओ, और उसे चेक करने पर मोयेन को ये बात मालूम हो गई कि मू फेंगशियान अपने ट्रू एसेंस का यूज नहीं कर पा रहा, और ऐसा असल में शेंग मिंग की उस टेक्निक की वजह से हुआ था। जो जानने के बाद तो मोयेन को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो रीना की तरफ जाते हुए टीचर शियाओ से कहने लगा, कमीने इंसान तुम बच्चों के साथ ये चालें क्या चल रहे हो, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ अरीना में आके फाइट करो, तुम जैसे घटिया लोग ये सिर्फ नीच काम ही कर सकते हैं। मोयेन की ये सारी बातें सुनकर तो सारी की सारी 9th क्लास भी मोटिवेट हो गई, इस वजह से तो ये सब लोग ही मोयेन के लिए चीयर कर रहे थे। अब तो टीचर शियाओ भी अरीना में आ चुका था और वाते साथ ही मोयेन पर टंस करते हुए कहने लगा, मोयेन तुम्हारे जख्मों का क्या हाल है, क्या वो भर गए। इस पर तो मोयेन भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगा, वैसे टीचर शियाओ मेरी फिक्र करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हाँ अगर आज भी मेरे जख्म भरे ना होते तो तब भी मैं बड़ी ही आसानी के साथ आपसे फाइट कर सकता था। इस बात से तो टीचर शियाओ का खून खोलने लगा और उसने अपनी स्ट्रीम ऑफ गोल्डन एंड ग्रीन जेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से तो जमीन के अंदर से एक जायंट रॉक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ गया, जिसे देखकर तो सारे के सारे बच्चे डर चुके, मगर मोयेन जिसे तो इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, वो तो उल्टा यहाँ पर टीचर शियाओ को मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगा, टीचर शियाओ भला आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी उम्र है कोई पत्थरों से खेलने की, चला जी आपको मैं लाइटनिंग दिखाता हूँ, आप फिर उससे खेलिएगा। जो कहते साथ ही मोयेन ने अपनी हेवनली लाइटनिंग बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। लाइटनिंग एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट टेक्निक काफी ज्यादा रेयर है, जो कि बहुत कम लोगों के पास ही होती है, और इसी वजह से इस टेक्निक को देखते ही वहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, इवन के टीचर शियाओ भी हक्का बक्का रह गया। उसके लिए ये बात हजम करना काफी मुश्किल था कि मोयेन जैसा एक बेकार इंसान आखिरकार लाइटनिंग एट्रीब्यूट को मास्टर कैसे कर सकता है, और आखिरकार टीचर शियाओ से रहा न गया और वो मोयेन से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर तुमने इस टेक्निक को कैसे सीखा, क्योंकि इससे तो गॉड रेलम के नीचे वाला बंदा तो परफॉर्म ही नहीं कर सकता, और अगर ऐसा किसी पर्सन ने करने की कोशिश भी की तो ये लाइटनिंग पावर उल्टा उसी पर्सन को जलाकर राख कर देगी। पर तो मोयेन उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम जैसे गधे को ये सारी बातें समझ नहीं आएंगी, इसलिए तुम अपना दिमाग चलाना
करना बंद करो, और हाँ, आज तुमने जो कुछ भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ किया है। जो कहते साथ ही मोयन ने एक लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट रॉक मॉन्स्टर के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। टीचर शाओ इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मोयन तेजी से मूव करते हुए इसके पीछे आ गया और उस पर अपनी सील ऑफ हर टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से तो टीचर शाओ एक ऐसे इल्यूजन में फंस चुका था जहाँ पर तो उसे मोयन अपने से कई गुना बड़ा नजर आता है। अब सामने की तरफ मोयन ने एक जोरदार लात मारते हुए टीचर शाओ को दूर पटक दिया, मगर टीचर मोयन का गुस्सा तो अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो फौरन से जंप करते हुए टीचर शाओ के ऊपर आकर खड़े हो गए, जबकि मोयन के पैरों के नीचे मौजूद टीचर शाओ तो जरा भी हरकत नहीं कर रहा था। ये नजारा देखकर तो वहाँ मौजूद सारे के सारे बच्चे ही हैरान थे, इसीलिए वो लिन चियान्यू से सवाल करते हुए कहने लगे, टीचर शाओ अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे। इस पर तो लिन चियान्यू ने उन्हें समझाना शुरू कर दिया था। वो उनसे कहता है कि मोयन ने टीचर शाओ पर सील ऑफ हर टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से वो एक इल्यूजन में फंस चुके और इसी इल्यूजन में होने की वजह से वो अपनी जगह से भी मूव नहीं कर पा रहे। अरीना में मौजूद टीचर शाओ जिसकी पूरी तरीके से फटी पड़ी थी कि मोयन ने उसे गले से पकड़ा हुआ है, और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि तुम एक जोकर के अलावा कुछ नहीं, जिसे सिर्फ फुदक नहीं आता है। जो कहते साथ ही मोयन ने एक लात मारते हुए दोबारा से शाओ को दूर पटक दिया। अरीना के बाहर मौजूद बच्चे भी ये सारा नजारा देखते हुए कहने लगे कि अब तो टीचर मोयन को बस कर देनी चाहिए, मगर टीचर मोयन का दिल तो अभी भी नहीं भरा था। वो फौरन से हवा में जंप करते हुए जो शाओ के ऊपर लैंड करने ही वाले थे, जबकि टीचर शाओ को भी अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। इसलिए तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मम्मी मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, ये तो मुझे जान से मार डालेगा। और आखिरकार उसकी मम्मी ने उसकी सुन ली और मोयन वक्त रहते ही अपनी डायरेक्शन को बदलते हुए उसके मुंह के साइड पर लैंड हो गया, और इसी के साथ मोयन इस फाइट को जीत चुका। और मोयन की जीत के साथ ही 9th क्लास को अगले राउंड के लिए प्रमोट कर दिया गया, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद ही स्टार्ट होने वाला था। मगर मोयन की क्लास की हालत अभी के लिए ऐसी नहीं थी कि वो एक और राउंड को खेल सके। इसी वजह से मोयन डीन से कहने लगा कि पिछले कुछ मैचों की वजह से मेरी क्लास काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी, इसीलिए अभी के लिए वो इस कॉम्पिटिशन को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। आप प्लीज हमें एक दिन की रेस्ट दे दें ताकि हम सब रिकवर कर सके। मगर डीन जो कि पहले से ही उन कमीनों के साथ मिला हुआ था, वो मोयन को जवाब देते हुए कहने लगा, सिर्फ फाइनल राउंड से पहले ही एक दिन की रेस्ट है, उससे पहले कोई रेस्ट नहीं है, और अगर तुम लोग को ज्यादा ही रेस्ट चाहिए तो तुम सब अपने घर जाकर कर सकते हो। मैं तुम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी यहाँ के रूल्स नहीं बदलने वाला। यांग को भी अब तक ये बात समझ आ चुकी थी कि डीन और इन सब की मिले भगत है, इसीलिए वो टीचर मोयन से कहने लगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। जबकि बाकी के स्टूडेंट्स भी उसका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर मोयन उसे समझाते हुए कहने लगा, सबको अपने आप को पुश करने की इतनी कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन है, और वैसे भी मैं 2nd और 3rd क्लास के टीचर से बात करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि कोई न कोई हल निकल आए। थोड़ी देर के बाद ही वैंग शिन्यू भी कंपटीशन हॉल में पहुंच गई, क्योंकि 3rd क्लास उसी से बिलोंग करती थी, मगर वो यहाँ अरीना में अकेली आई थी, उसके साथ कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं। जिस पर तो डिनला उसे सवाल करते हुए कहने लगे कि मिस शिन्यू आप यहाँ पर अकेली क्यों आई है, मगर मिस शिन्यू तो उसकी बकवास का कोई भी जवाब न देते हुए सीधा मोयन के पास आ गई। इससे पहले कि मोयन उनसे कुछ कह पाता, वो फौरन से बोलते हुए कहने लगी, ये 3rd क्लास इस कंपटीशन से गिव अप करती है, और ये बात तो डीन को कैसे पसंद आती, इसी वजह से वो मिस शिन्यू के पास आकर, तुम बगैर किसी रीजन के कंपटीशन से इस तरह से गिव अप नहीं कर सकती। मिस शिन्यू भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी, वो उन्हें जवाब देते हुए कह रही थी, मैं किसी भी मासूम का एडवांटेज नहीं लेना चाहती, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मेरी 3rd क्लास इस कंपटीशन से बैक ऑफ करती है। इससे तो डीन के तन बदन में ही आग लग गई, इसीलिए वो मिस शिन्यू से कहने लगा, तुम बेवकूफों की तरह एक्ट करना बंद करो, तुम लायक ही नहीं हो तुम्हें 3rd क्लास दी जाए, तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस कंपटीशन से बैक ऑफ कर रही हो। इस पर तो मिस शिन्या भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि आपसे किसने कहा, ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, बल्कि ये मेरा और मेरे स्टूडेंट्स दोनों का फैसला है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो आप जैसे बुली बने, जिसे लोगों को सिर्फ परेशान करना ही पसंद है। इस बात से तो डिनलाओ की बेइज्जती ही हो गई, इसीलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए कहने लगे कि इस राउंड को 9th क्लास ने जीत लिया है, इसीलिए नेक्स्ट फाइट होगी 2nd क्लास और 9th क्लास के दरमियान। उसी तरफ मोयन भी मिस शिन्यू की काइंडनेस देखकर उन्हें शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर तो मिस शिन्यू उसे जवाब देते हुए कहती है कि आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। जो कहते साथ ही वो यहाँ से रवाना हो गई, जबकि पीछे की तरफ मौजूद इन स्टूडेंट्स ने तो अपने मन में अलग अलग कहानियां बनानी शुरू कर दी। बात तो इन लोगों के फेसेस से भी साफ साफ जाहिर हो रही थी, इसी वजह से मोयन इनसे सवाल करते हुए कहने लगा, अब तुम लोगों को क्या हुआ। अब यंग मोयन से कहता है कि मेरे ख्याल से इस तरह से टीचर शिन्यू आपको
ग्रीट कर रही थी, शायद से वो कहते ही यांग ने अपनी जुबान को थाम लिया, मगर मोयेन जो कि इनकी बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था, इनके सरों पर एक एक टपली मारते हुए कहने लगा, लोग भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, जल्दी से मेरे पास आओ। सबके पास आते ही मोयेन ने अपनी पावर्स को भी इनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया ताकि इनकी रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए। यूं ही थोड़े से इंतजार के बाद ही सेकंड क्लास का टीचर भी अरीना में पहुंच गया। उसका नाम था लिंजी लिन। उसके साथ भी उसकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं था। ये देखकर तो वाइस जीन को काफी गुस्सा आ गया और वो उससे सवाल करते हुए कहने लगे, तुम सब लोग क्या हरकतें कर रहे हो? क्या तुम सब ने ये फैसला कर लिया है कि ऐसे ही 9th क्लास को विनर बना दिया जाए? तो भला हम ये कंपटीशन कर क्यों रहे हैं? फिर तो टीचर लिंजी लिन का भी सेम जवाब था। वो उनसे कहता है कि मैं किसी का भी फायदा नहीं उठाना चाहता। पर डीन तो उल्टा उसी पर चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम गद्दार हो, गद्दार। और ये सारी बातें सुनकर तो लिंजी लिन ने डिसाइड किया कि यहाँ पर सिर्फ मोयेन और उसके दरमियान फाइट होगी और जो पर्सन भी इस फाइट को जीतेगा तो उसी की क्लास को विनर अनाउंस किया जाएगा। इसके लिए तो मोयेन भी एग्री था। इसी वजह से ये दोनों टीचर्स अरीना में आ गए। दोनों के दरमियान ये फाइट स्टार्ट हो गई। मोयेन ने अपनी लाइटनिंग टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला किया और वो किन्यू लाइटनिंग स्लैश अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंजी लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। जिसे तो लिंजी लिन ने अपने सामने सेक्रेड हार्ट शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ हमें भी ये बात मालूम हो गई कि लिंजी लिन स्पिरिचुअल गैप रेलम के 7th स्टेज का वॉरियर है, जबकि हमारा मोयेन तो अभी स्पिरिचुअल गैप रेलम के 5th स्टेज पर था। तभी यहाँ पर इस फाइट को देखने के लिए मिस्टर गैन भी पहुँच गए। लिन चानियो को यूँ परेशान देखकर सवाल करते हुए कहने लगे कि क्या तुम्हें मोयेन पर यकीन नहीं कि वो इस फाइट को जीत जाएगा? इस पर तो लिंजी लिन भी खामोश रहा। दूसरी तरफ इन दोनों के दरमियान ही इतना ज्यादा पावर डिफरेंस होने के बावजूद भी लिंजी लिन को एक कड़ी टक्कर दे रहा था। इसी वजह से तो टेक्निक्स के मामले में ये दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर थे, जिसके बाद तो इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों अब सोर्ड से फाइट करेंगे। मोयेन यांग से उसकी सोर्ड को बोरो करते हुए इस फाइट को शुरू कर चुका और जैसे इन दोनों की सोर्ड्स आपस में टकराई तो मोयेन को ये बात समझ आ गई कि वो आम सी टेक्निक से तो इसे नहीं हरा सकता। प्योर सोर्ड इंटेंट टेक्निक को परफॉर्म करने लगा। मगर लिंजी लिन भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी था, उसके पास भी कुछ हिडन टेक्निक्स हैं। इसी वजह से तो उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कुछ टोर्नेडोस को क्रिएट कर दिया कि सीधा मोयेन की तरफ आगे बढ़ने लगे। मोयेन तो इनसे खुद को बचाते हुए पर एक जोरदार स्लैश लगाकर इन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका। ये लिंजी लिन के पास एक अच्छा मौका था मोयेन पर स्नीक अटैक करने का और उसने बिल्कुल ऐसे ही किया। फिर मोयेन ने तो उसे पहले से ही सेंस कर लिया था, इसी वजह से वो वक्त रहते ही वहाँ से साइड पर हटते हुए उसके हमले को डॉज कर चुका। और ना सिर्फ मोयेन ने उसके इस हमले को डॉज किया बल्कि उल्टा उस पर एक स्लैश अटैक भी चल दिया, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए लिंजी लिन ने भी एक काउंटर स्लैश अटैक रेडी कर लिया था। दोनों की अटैक्स आपस में टकराने की वजह से वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए। लिंजी लिन की ये सारी टेक्निक्स को देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और इसी वजह से तो वो हंसते हुए अपनी नेक्स्ट टेक्निक को परफॉर्म करने लगा। उसका नाम था क्लाउड डिस्ट्रॉयर स्लैश और इसी टेक्निक के इस्तेमाल करने की वजह से मोयेन की सोर्ड के अंदर से बहुत तेज एनर्जी बीम निकलने लगी, जिसका रुख उसने सीधा लिंजी लिन की तरफ कर दिया। लिंजी लिन भी अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड को क्रिएट करते हुए इस बीम को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह से वहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल गया और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि मोयेन की सोर्ड लिंजी लिन की गर्दन पर थी, जबकि लिंजी लिन की सोर्ड तो मोयेन से काफी दूर है। इससे तो ये बात साफ साफ वाजिया है कि मोयेन इस मैच को जीत चुका। मोयेन की इस जीत पर उसकी क्लास भी काफी खुश थी, जबकि डीन ने भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि 9th क्लास इस कंपटीशन को जीत चुकी है और इसका फाइनल राउंड कल खेला जाएगा, जहाँ पर तो एडवांस क्लास 9 का मुकाबला एडवांस क्लास 1 के साथ होगा। इसी वजह से तो तुम लोग वहाँ पर कल पूरी तैयारी के साथ ही आना, क्योंकि तुम्हें कल कोई भी आज की तरह प्लेट में रखकर जीत नहीं देने वाला। मोयेन तो डीन लाओ की इन सारी बकवास बातों को इग्नोर करते हुए सीधा अपनी क्लास के पास आ गया और उनसे कहने लगा, आज तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट्स की, इसी वजह से जाओ और जाकर रेस्ट करो कि कल का दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मोयेन अपने स्टूडेंट्स के साथ फाइनल बैटल के लिए पहुँच चुका और इस कंपटीशन को देखने के लिए तो वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। तो क्या मोयेन की क्लास एडवांस क्लास 1 से इस फाइट को जीत पाएगी? इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में ही मालूम होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।